अभी इस समय आपके 30 प्रश्नों की जीके जीएस की सीरीज आएगी और 30 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न इस स्क्रीन में हम लगाएंगे। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज इसमें लगाएंगे और सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी छात्र यहां ऑफलाइन बैठे हुए हैं, आप अपने कॉपी में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन लिख लीजिए और आपका जो भी ऑप्शन होगा उसको लिख लेना है। फिर जब मैं उत्तर बताऊंगा तो चेक करना है कि आपका सही है या गलत है। इस हिसाब से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, इस हिसाब से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टेस्ट तो हो ही जाएगा, आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर 30 में से आए। तो मेरा सभी छात्रों से यह रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है स्क्रीन में तो बोलेगा नहीं, अपनी कॉपी में वह क्वेश्चन लिख लेगा, उत्तर लिख लेगा और मुझे एक्सप्लेन करने देगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो फिर ये आपका टेस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अभी क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद अपना उत्तर लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आज की सीरीज का पहला जो हमारा प्रश्न है, जरा पहला प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो जरा देखिए आपका ऑप्शन क्या है, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद इस क्वेश्चन का जो भी आपका ऑप्शन हो, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे वो ऑप्शन लगा लीजिए और फिर मेरा उत्तर देने का मुझे बताना नहीं है, मुझे नहीं बताना है, ना किसी को बताना है। ठीक है, आपका जो भी ऑप्शन होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न ज्योग्राफी से है। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए क्या है आपका? ऑप्शन ए है आपका दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें, जो हमारी पृथ्वी होती है, आपको बता दें, अभी आंसर आपने लगा लिया होगा, लेकिन चलिए अब देखिएगा, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर घूमती है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही यह सूर्य के चक्कर भी लगाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके का घुमाव हमारी पृथ्वी करती है। कौन सा? एक तो अपने ही अक्ष पे घूमती है, अपने धुरी पे घूमती है, और सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो मौसम का परिवर्तन होता है, लेकिन जब पृथ्वी अपने ही धुरी में घूमती है तो दिन और रात होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पृथ्वी पर दिन और रात होता है क्या? दैनिक गति के कारण। दैनिक गति का मतलब क्या होता है? दैनिक गति का मतलब क्या होता है? दैनिक गति का मतलब दैनिक मतलब दिन, और गति का मतलब गति करना। पृथ्वी तो रोज गति कर रही है ना, पृथ्वी तो रोज घूम रही है। यही कारण है कि आपको रोज रात और दिन देखने को मिल रहा है। रोज आपको सुबह देखने को मिलती है, दोपहर देखने को मिलता है, शाम देखने को मिलती है, आधी रात देखने को मिलती है। यह कारण कैसा है? पृथ्वी के दैनिक गति के कारण। पृथ्वी की दैनिक गति पता है ना, 24 घंटे का मतलब क्या होता है? पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाना, है ना। पृथ्वी अपने धुरी पर जब एक चक्कर लगा लेती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे में ही तो दिन रात होता है ना। यानी पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? दैनिक गति के कारण। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा देख लीजिए आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और अपने क्वेश्चन के आगे लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं है, पीडीएफ भेज देंगे आपको, लिखो मत। ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे, अभी समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, निम्नांकित में से, अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन था इसमें एक और चीज बता देते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की एक भूमध्य रेखा होती है जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। पृथ्वी की एक भूमध्य रेखा होती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, और यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है। और प्रश्न आता है कि दिन और रात बराबर कहां होते हैं?
दिन और रात बराबर कहां होते हैं? तो दिन रात बराबर कहां होते हैं? भूमध्य रेखा में। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्या है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? ठीक है, आपको बता दें कोयला धरती के नीचे से खोदने पर मिलता है, और जो कोयला है, कोयला आज से बहुत करोड़ों साल पहले जो जंगल झाड़ लकड़ी है, ये जलकर दफन होते गए, और धरती का जब प्रेशर इसमें पड़ता गया, धरती के प्रेशर के कारण वही जला हुआ लकड़ी का भाग क्या बन गया? कोयला बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? अमेरिका। अब थोड़ा सा देखिए, आपको बता दें गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? चीन। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। ठीक है, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? देखिए अभी फिलहाल चीन ही करता है, लेकिन दूसरे नंबर में क्या है? भारत है। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? यूपी करता है। ठीक है, पूरे विश्व में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? जरा बताइए। भारत। और पूरे विश्व में पशुधन भी किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, राजत रंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? आपको पता होना चाहिए कि राजत रंगड़ी एक क्या है? साहित्य है। और राजत रंगड़ी की जो स्थापना, साहित्य है, रचना किसने की है? कलहर ने। बिल्कुल सही, कलहर ने राजत रंगड़ी की रचना की है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजत रंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। यानी जब आप राजत रंगड़ी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत के किसी एक राज्य के राजा का वर्णन मिलेगा, और वह कौन से राजा का वर्णन मिलेगा? तो ऑप्शन है आपका कश्मीर, बिहार, उड़ीसा या फिर राष्ट्रकूट। ठीक है, कश्मीर, बिहार, उड़ीसा या राष्ट्रकूट। तो आपको बता दें ऑप्शन के हिसाब से कश्मीर का वर्णन मिलेगा, कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलेगा आपको रजत रंगड़ी में। ठीक है, कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलेगा आपको रजत रंगड़ी में। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं कि जो छात्र नहीं मानेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, उनका मोबाइल ले लिया जाएगा और फिर आप अपने जानू से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो धमकी उनके लिए है वही धमकी आपके लिए भी है दोस्त। राजत रंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर। ठीक है, अच्छा आपको बता दें बौद्ध की चौथी संगति भी कहां हुई है? कुंडलवन कश्मीर में हुई है। बौद्ध की चौथी संगति कनिष्क के शासन काल में कहां हुई है? कश्मीर में हुई है। अच्छा एक और प्रश्न आता है प्राचीन भारत के इतिहास से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या था? बताइए। मांडा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, J&K, मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी का सबसे उत्तर का उत्तरी क्षेत्र क्या था? मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या था? सुतकगेंद्र। ठीक है, कौन सा? बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या था? आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर। अच्छा इसकी जगह क्या सकता है? हिंडन। इसकी जगह हिंडन भी आ सकता है। और जिला कौन सा लगता था उस समय? मेरठ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है? तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है? दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद, गोदावरी नदी के पास, महाराष्ट्र में। ठीक है, आया समझ में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए अगला क्या है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस विषय में है? ठीक है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस में है, नाटक में है? किस राजा की कहानी? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रपीड़ या चंद्रगुप्त मौर्य या जयचंद्र? मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी चंद्रगुप्त का अगर प्रश्न आएगा तो उसमें सारों ऑप्शन चंद्र के कर देगा, और यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी कहानी मुद्रा राक्षस में थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ठीक है, विशाखदत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। और इनकी रचनाओं में किस राजा का वर्णन किया गया है? तो जरा देखिए,
और पता लगाइए किस राजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, और दूसरा क्या है चंद्रपीड़ है, तीसरा क्या है चंद्रगुप्त मौर्य है, और चौथा क्या है जयचंद। जरा बताइए मुद्रा राक्षस में किस राजा का वर्णन किया गया है? लगा दिए? ओके, देखिए आपको बता दें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा का वर्णन किया गया है कौन से ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, समझ में आना चाहिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश से था? मौर्य वंश से। किसके नाम से? माता के नाम से। माता का नाम क्या था? मूरा वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त की दरबार में कौन था राजदूत? मेगास्थनीज। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज था। ठीक है, मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था? सेलूकस निकेटर। सेलूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और आपको बता दें सेलूकस निकेटर को 500 हाथी दान किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न जरा देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का बोलना नहीं है, होशियारी नहीं दिखाना है, सिर्फ अपने क्वेश्चन नंबर जो भी डाला है उसके आगे उत्तर लिखिए ABC। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सम्राट अशोक, बृहद्रथ, शतधन्वन, ठीक है, या चंद्रगुप्त? तो देखिए ये आपका प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, या शतधन्वन, या चंद्रगुप्त? ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जरा बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और आपको बता दें इसका एक बहुत बड़ा फेमस राजा था जिसका नाम है क्या? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम महान शासक। पर अंतिम महान शासक का मतलब ये नहीं है कि वो अंतिम था। ठीक है, तो सम्राट अशोक के बाद भी बहुत सारे राजा आए जो अयोग्य शासक हुए। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके इतिहास में तो गिना जाएगा ना। तो आपको बता दें मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बी ऑप्शन, बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ठीक है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है विष्णुगुप्त, रामगुप्त, और ब्रजेश्वर, या देववर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आगे अपना उत्तर चुनिए और उसके बाद मेरे उत्तर का वेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सोचना विचारना भी है, अंधी नहीं मारना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपने माइंड को सोचेंगे विचारेंगे तो उत्तर आ जाया करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देखिए सबसे पहले चाणक्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, चाणक्य पहले किसका मंत्री था? चाणक्य पहले किसका मंत्री था? धनानंद का मंत्री था। और धनानंद कौन से वंश से था? नंद वंश से था। लेकिन धनानंद ने चाणक्य का क्या किया? अपमान किया। नतीजा चाणक्य फिर किसके पास गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास गया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। और ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? धनानंद ने एक स्त्री को धोखा दिया था जिसका नाम क्या है? मूरा। और मूरा का बेटा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पास गया और इसने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य का एक नाम और है जिसका नाम क्या है? कौटिल्य। इसका एक नाम और है जिसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो जरा बताइए ऑप्शन के हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य का एक अन्य नाम बताना नहीं है यार आप लोगों को, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आपको सिर्फ चुप रहना है, ध्यान दें। ठीक है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? ठीक है, गुप्त काल के दौरान चीन के, ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया? फाहियान और आई चिंग, या ली क्सियू,
या ह्यूनत्सांग, ठीक है, ह्यूनत्सांग, ह्यूनत्सांग का मतलब ह्यूनत्सांग ही है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो आज सुबह ही थोड़ा सा लेक्चर में ये सब बताया गया था, याद है ना, आज सुबह के ही लेक्चर में ये बताया गया था, ठीक है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, और कोई बात नहीं, अपना उत्तर लगाओ। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, ठीक है। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है आई चिंग, और सी है ली क्सिउ, और डी है आपका ह्यूनत्सांग, ठीक है। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फाहियान, क्योंकि ह्यूनत्सांग किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, लगभग कब, 637 ईस्वी में आया था, और इससे पहले कौन आया था, फाहियान। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, वो कौन है, फाहियान। अच्छा, पूछा जा सकता है कि ह्यूनत्सांग की रचना का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, सी यू की एक चीनी ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है, ह्यूनत्सांग ने। और ह्यूनत्सांग जब हमारे भारत आया था तो उस समय किसका काल चल रहा था, वर्धन वंश, हर्षवर्धन वंश चल रहा था, कौन सा, हर्षवर्धन वंश। लेकिन ये पूछ रहा है कि गुप्त काल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था, तो वो कौन था, फाहियान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फाहियान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। सिर्फ अपना ऑप्शन लिखना है, कॉपी में अपना ऑप्शन लिखिए और बताइए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। अभी हाल ही में सुबह बताया गया इसके बारे में, अभी हाल ही में सुबह बताया गया है। अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि काम कर रही होगी, बादाम वादाम खा रहे होंगे, ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अपना इसका ऑप्शन कॉपी में लिखिए, और कॉपी में लिखने के बाद फिर अंत में आपको मुझे नंबर भी बताना है कि हर बच्चे के कितने नंबर आए हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में से संबंधित नहीं है, यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया कौन सा साम्राज्य दक्षिण भारत में नहीं था, वो ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो चलो एक मैप के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, छोटा सा भारत बना देता हूं। ये हमारा देखो प्यारा भारत है, हमारा जो भारत है, याद है ना, हमारे भारत के बीच से क्या हुई गई है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों बांटती है। मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, अब आप बोल सकते हैं इस कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा कौन सा, दक्षिण का, और ऊपर का हिस्सा कौन सा, उत्तर का, और इसी से इधर पूर्व और इधर कौन सा, पश्चिम। तो देखिए, ये जो गुजरात वाला इलाका है ना, यहां से एक राजवंश था जिसका नाम क्या है, गुर्जर प्रतिहार, और यहां से एक वंश था जिसका नाम क्या है, राष्ट्रकूट, और बंगाल बिहार से एक वंश आ रहा था जिसका नाम है पाल। अब जरा बताइए कि इनमें से दक्षिण का कौन सा नहीं था, पाल वंश। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पाल वंश। पाल वंश कहां से भैया, पूर्वी भारत से है ना, देखो पूर्वी। और ये तीनों कहां पे आए थे, ये तीनों कहां पे आए थे, कन्नौज में लड़ाई करने आए थे, ठीक है। तो आपको बता दें सातवाहन वंश दक्षिण से है, पल्लव वंश से है, पांड्या भी दक्षिण से है, लेकिन पाल वंश पूर्वी भारत, बिहार और बंगाल से है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी 2-3 दिन पहले की इतिहास की क्लास ली होगी तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है आपका भास्कराचार्य, बातें ना करें कृपया करके, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट। आपका जो भी उत्तर है अपने कॉपी में आराम से लिखिए और उसके बाद मेरा उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। आप नहीं लिख रहे हैं दोस्त, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक बनाइए और उसका अपना ऑप्शन लिखिए, ठीक है। पंच सिद्धांतिका
बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका भास्कराचार्य, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट। अब आपको बता दें, देखिए अभी आपको जो भी अपना आंसर लगा लीजिए, ठीक है, बताते हैं। देखिए गुप्त काल के समय में ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के समय में क्या हुआ, हमारे एक बहुत बड़े खगोलीय थे, कौन? आर्यभट्ट, ठीक है, और इन्हीं के समकालीन एक और थे जिनका नाम क्या है? वराहमिहिर, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट ने रचना की थी खगोलीय विज्ञान वाले साहित्य की रचना की थी। जीरो का आविष्कार इन्होंने किया था, दशमलव प्रणाली की थी, खगोलीय विज्ञान इनको आता था। इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आपको बता दें, पंच सिद्धांति का, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत का जो लेखक है वो कौन है? वराहमिहिर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के उत्तर लेखक कौन है? वराहमिहिर, ठीक है। आर्यभट्ट का जब नाम आएगा तो ध्यान दीजिएगा, गणित की किताब इन्होंने लिखी है और खगोलीय विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है, पाए का मान बताया है, जीरो का भी आविष्कार इन्होंने किया है, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चरक संहिता के किस शासक, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। बोलना नहीं है, सिर्फ अपना उत्तर लिखो। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ठीक है, बोलना नहीं है किसी को। पहला ऑप्शन क्या है? आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनान या एलोपैथी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चरक हमारे भारत के बहुत पुराने और प्राचीन समय के चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। और आपको बता दें, ये प्राचीन भारत का इतिहास है और प्राचीन भारत में कोई भी होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी दवा नहीं बनी थी। और उस समय जब किसी को ठीक किया जाता था तो आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता था। यानी चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका ऑप्शन अपने हिसाब से देखिए क्या है और लगाइए आंसर। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन प्रकृति, बलिदान, सत्य, जीवन। ठीक है, देखिए क्या है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? प्राकृतिक, बलिदान, सत्य या जीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 याद है ना? हमारे कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, 4 वेद हैं जिसमें सबसे प्राचीनतम क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ठीक है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? यज्ञ का। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? बलिदान। यज्ञ का मतलब क्या होता है? बलिदान। यानी यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान है। ठीक है, ऋग्वेद में आयुर्वेद का संग्रह किया गया है। ऋग्वेद में आयुर्वेद का संबंध है, सामवेद में मदिरा और संगीत का उल्लेख है, अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है और यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। चलिए, जिन बच्चों को ये नोट्स नहीं है तो लिख लीजिए। हमारे कितने वेद हैं जरा बताइए? कितने वेद हैं? 4। पहला क्या है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? सामवेद। तीसरा क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें ये क्या है? यजुर्वेद। चौथा क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में आयुर्वेद का उल्लेख है। ठीक है, किसका? आयुर्वेद का उल्लेख है। सामवेद में किसका उल्लेख है? भारतीय संगीत का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। ठीक है, जादू टोना का उल्लेख है। और यजुर्वेद में कर्मकांड। क्या है? कर्मकांड मतलब यज्ञ वगैरह करवाना है। तो इन सब का उल्लेख है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कृपया कॉपी बंद कर दीजिए, होशियार मत बनिए। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है
ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? बलिदान। ऋग्वेद में आयुर्वेद का, सामवेद में भारतीय संगीत का, अथर्ववेद में जादू टोना का, यजुर्वेद में कर्मकांड का। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए और ये हमारे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ हैं। आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन ग्रंथ से है? तो बताएगा नहीं कोई, सिर्फ लिखिए मुंडकोपनिषद से, भागवत गीता से, मत्स्य पुराण से या ऋग्वेद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धत एकमात्र है? तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? मुंडकोपनिषद, भागवत गीता और मत्स्य पुराण और ऋग्वेद पुराण। ठीक है, तो आपको बता दें हमारे भारत का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है, सत्य, इसका नाम सत्यमेव जयते है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, हमारे उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और 108 में जो मुंडक उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। जहां पर भी भागवत गीता आता है तो हमारे सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है कौन सा? भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता हमारे धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मत्स्य पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और उसके बाद आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद की संख्या कितनी है? 4। और सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, एक है ना आपका गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन जरा देखिए। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ठीक है, तो देखो आपके पास क्या बोल रहा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या यजुर्वेद है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? उपचार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 4 है, लगाइए फटाफट आंसर। बताना नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये आपके प्रश्न आपको तब आएंगे जब आप अपनी कोई भी जीके जीएस की बुक पूरी कंप्लीट और गहराई से पढ़ोगे, तब आएगा। नहीं तो आपको बता दें ये जो प्रश्न बनाते हैं आयोग वाले, ये इतने चालू होते हैं कि इनके जीके जीएस को आप पूर्णता नहीं पकड़ सकते। चलिए देखिए, पहली बात देखिए, किसी भी व्यक्ति को बीमारी होगी तो उसको ठीक किया जाएगा दवाई से, और उस समय दवाई का मतलब क्या था? आयुर्वेद। क्या का मतलब क्या था? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का उल्लेख कौन से वेद में है? ऋग्वेद में, यानी इसका उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद में। अगर प्रश्न ये होता कि जादू टोना से बीमारियां ठीक करने का उल्लेख किसमें है, तब किसमें करते? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में करते। ध्यान देना, उस समय जादू टोना होता था। ठीक है, आज भी होता है, लोग जादू टोना पे विश्वास रखते हैं। अगर यही प्रश्न ये होता कि जादू टोना से बीमारियां ठीक करने का उल्लेख किसमें, तब आप बोलते किसमें? अथर्ववेद में। लेकिन इस प्रश्न में केवल यह बोला गया है कि बीमारियों का उपचार। तो बीमारियों का उपचार किससे होगा? दवाई से। दवाई उस समय क्या थी? आयुर्वेद। और आयुर्वेद किसमें उल्लेख था? हमारे ऋग्वेद में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, संगीत किसमें था? सामवेद में। सोम रस किसमें था? सामवेद में। अथर्ववेद में जादू टोना। कर्मकांड किसमें? यजुर। देखिए, या से यजुर या से यज्ञ, है ना? यज्ञ का मतलब क्या? कर्मकांड। और यज्ञ का मतलब क्या? बलिदान, आहुति देते हैं उसमें। आगे बढ़े 14 देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके ऑप्शन क्या है, क्या नहीं है? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है आपका कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी या कौशल। ठीक है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपका कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी, कौशल। मैं जानता हूं कि इसमें अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ा तो है पर यहां कंफ्यूज है।
ठीक है, बस इसी का नाम परीक्षा है, और इसी को पास कर लिया तो बस सरकारी दामाद। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपको बता दें, प्राचीन काल में अवध को जाना जाता है किससे? कौशल नाम से। किस नाम से? कौशल नाम से। ठीक है, प्राचीन काल में हमारे कितने कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और वर्धन वंश में कहां चली गई? वर्धन वंश में कहां चली गई? कन्नौज। और कन्नौज किस लिए फेमस था? द्वाब क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र और व्यापारिक केंद्र भी बना हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल। इसका आंसर डी होगा। अगर आपका गलत है ना, ईमानदारी से गलत लगाना, ठीक है, क्योंकि गलती करने वाला व्यक्ति अगर गलतियों को ठीक करता है तो उससे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, बातें नहीं करेगा कोई, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? कौन सी जोड़ी असंगत है? निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। देखिए हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है ना, हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है, बस उसी को देखना है और असंगत जोड़ी लगानी है। ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी फटाफट। देखिए बच्चे, आपको एक चीज बता दें, कभी भी कोई एग्जाम आपको निकालना है, और बहुत सारे बच्चों की ये आदत रहती है कि सर हमें याद नहीं होता है ना, हमें मैथ याद नहीं होता, जीके जीएस याद नहीं होता। तो आपको एक चीज बता दें, जितना भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं या खुद से भी पढ़ते हैं, उसको एक समय निकाल के रिटर्न जरूर कीजिए। जो भी यहां पढ़ाया जाता है आप अपनी रफ में लिखेंगे, और रफ में लिखने के बाद अगर किसी और कॉपी में राइट वर्क करते हैं, रिटर्न वर्क करते हैं उसी चीज को, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो आपको भूलता नहीं है। जैसे आज आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ोगे तो आपने लिखा तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रफ में लिखिए, और रफ में लिखेंगे, घर में जाके उसको फेयर करेंगे, यानी आपका रिवीजन होगा। सीधी सी बात है, जो चीज आप फेयर करोगे उसको बोलोगे भी, देखोगे भी, लिखोगे भी, आपका डबल रिवीजन होगा, और डबल रिवीजन होगा तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, अगर नौकरी निकालनी है तो। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका। देखिए ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल। जैन धर्म का उपनिषद नहीं है भैया, जैन धर्म का उपनिषद नहीं है। जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैन धर्म का कोई एक ग्रंथ नहीं है, जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, आए समझ में? अब देखिए सिख धर्म का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम धर्म का क्या है? कुरान। सनातन धर्म का क्या है? भागवत गीता। यानी इसमें कौन सा संगत है? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ है, एक ग्रंथ नहीं है। मैं किसी लेक्चर में आपको जैन धर्म के ग्रंथ पूरा बताऊंगा, बौद्ध धर्म के भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो असंगत है वो है जैन धर्म। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपका कोणार्क, महाबलीपुरम, सारनाथ, सांची, है ना। अब ये तो ऐसा प्रश्न है सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना किताब में देखा, है ना। किताब में लिखा होता तो लूसेंट को पढ़ के भी आराम से नौकरी लगी जा सकती थी। फिर भी देखो, जब भी आप एग्जाम में देते हो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो जीके जीएस में लिखा ही नहीं होता है ना। निकालो इसका आंसर। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 कोणार्क, महाबलीपुरम, सारनाथ, सांची। ठीक है, क्वेश्चन देखो सोचने का मजबूर कर देंगे। आप उत्तर प्रदेश पुलिस सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं, मजाक बात नहीं है। 65 साल की उम्र तक अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, सरकारी पैसा कमाना बहुत कठिन है। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर स्थित है? ठीक है, ओके, लगाइए अपना आंसर, फिर बताएं। आपको अपना उत्तर लगाओ फिर बताते हैं।
देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहला इन्होंने अपना उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। और कितने शिष्यों को? तो बस यही धम्मेक स्तूप कहां पे है? सारनाथ में है। ठीक है। अरे यार गलत हो गया। कितने बच्चों का गलत हो गया? गलत हो गया, कोई बात नहीं। पता है क्या लगाया होगा? या तो सांची लगाया होगा। ठीक है, सांची सबसे ज्यादा लगाया होगा। पता है कि सांची में एक स्तूप है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, पर इसका उत्तर क्या है? सारनाथ। आपकी जो सुई है ना वो सी और डी में घूम रही होगी कि सारनाथ की सांची, सारनाथ की सांची। ठीक है, कोणार्क को तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोणार्क में तो सूर्य मंदिर है। चलिए, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर स्थित है? सारनाथ में। और सारनाथ ही वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, पहला उपदेश दिया था और सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को। ठीक है, और जो पहला, ध्यान दीजिएगा, जो पहला उपदेश दिया था उस क्रिया को क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में आता है ना तो पूछता है कि बौद्ध धर्म ने जहां पर, बौद्ध भगवान ने जहां पर अपना पहला उपदेश दिया था उस क्रिया को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है? ठीक है, बताएगा नहीं कोई? अमरनाथ, कुशीनगर।